हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज से शुरू करने वाली हूँ एक नई सीरीज़ जो कि मेरी बेस्ड है एमडीयू सिलेबस की, जो कि है बीटेक ईसीई का सिलेबस। तो अपनी इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगी फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बारे में। ये हमारा एक 7 सेम का सब्जेक्ट है एमडीयू का, बीटेक का ईसीई कोर्स का। ठीक है, तो आज है उसका पहला दिन और पहला एपिसोड। सो लेट्स डाइव इन। तो अब पहले एपिसोड में मैं डिस्कस करूँगी उसके सिलेबस की पहली यूनिट, और ये जो सिलेबस है ये मैंने सीधा उठाया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो उसका ऑफिशियल सिलेबस है मैं उसी को ही पूरा बेसिकली डिस्कस करूँगी। तो आज अपने पहले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर फिजिक्स, टाइप्स एंड उसके लॉसेस, और ये होगी हमारी यूनिट 1 फंडामेंटल्स की यूनिट। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पहले ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो हमारे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में ना बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं जो उसके कोर कंपोनेंट्स कहते हैं हम, ठीक है। एंड पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा ऑप्टिकल सोर्स। अब ऑप्टिकल सोर्स को आप कुछ ऐसे समझिए जैसे कि फ्लैशलाइट, जो कि आपकी वॉइस को, यानी कि वॉइस को हम बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट बीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो होता है वो है हमारा एलईडी या फिर लेजर। तो जो दूसरा हमारा कोर कंपोनेंट है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर पाइप, बट इंस्टेड ऑफ वाटर वो उसमें क्या जाता है, उसमें लाइट जाती है। तो उसी को हम बेसिकली ना फाइबर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं कभी कभी सिलिका ग्लास, जो कि हमारा एक वेव गाइड की तरह एक्ट करता है। आपने माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में वेव गाइड्स के बारे में आई एम एज्यूमिंग कि पढ़ा होगा। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एंड डाइविंग डीप इनटू द वेव गाइड टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा जो चीज़ है, कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है, वो है हमारा फोटो डिटेक्टर। ठीक है, फोटो डिटेक्टर को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि आपकी आंखें जो कि दूसरे एंड पर है और जो लाइट जो कि दूसरे एंड पर है, दोनों को कैच कर रही है एंड टर्न इट बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं डीमोडुलेटर से। बेसिकली जो वहाँ से जो लाइट सिग्नल आ रहा था ना, उसको वापस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पिन डायोड हो गया हमारा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि हम कोई भी मीडियम यूज कर सकते थे कम्युनिकेशन के लिए, तो ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों आखिर? तो ऑप्टिकल फाइबर की ना हमारी काफ़ी सारी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी हाई होती है, उसके एटेन्युएशन जो होता है वो लो होता है। एंड लो मीन्स लाइक लेस देन 0.2 dB पर किलोमीटर्स, एंड दे आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये दिया हुआ है मैंने उसका ब्लॉक डायग्राम, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एग्जाम्स में ब्लॉक डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो अगर मैं इसको पूरा समराइज करूँ इस टॉपिक को, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एट अ सीक्रेट मैसेज टू अ फ्रेंड्स अक्रॉस टाउन। ठीक है, तो आप चिल्लाने की बजाय आप क्या करते हो, एक लेजर पॉइंटर को ना शाइन कर देते हो इनटू अ सुपर थिन ग्लास पाइप। मतलब एक आपका जो फ्रेंड है वो काफ़ी दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक ग्लास का पाइप लेते हो और उसमें आप अपना जो लेज़र पॉइंटर है ना वो शूट कर देते हो। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को बेसिकली ना एक सीक्रेट मैसेज देना चाह रहे हो थ्रू दैट। तो आपका जो फ्रेंड जो दूसरे एंड पर है उसको वो लाइट उस ग्लास पाइप में दिख जाएगी, एंड ही और शी विल डिकोड दैट मैसेज, विच मीन्स द लाइट जो है आपकी वापस आपके शब्दों में कन्वर्ट हो गई है। एंड इसी सब प्रोसेस को वो बोलते हैं हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो लाइट बेसिकली हमारी पहले ऑप्टिकल सोर्स से आती है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। उस ऑप्टिकल सोर्स क्या करता है, हमारी लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। देन ऑप्टिकल फाइबर इज लाइक द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड फोटो डिटेक्टर इज द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड ऑफ द कम्युनिकेशन मतलब जो हमारी लाइट सिग्नल जो आ रहा है उसको वापस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा रे थ्योरी के ऊपर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। बात करें अगर हमारी रे थ्योरी की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, देखो मैं इसको ना पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सो थिंक ऑफ अ किड स्लाइडिंग इनसाइड अ शाइनी ट्यूब प्लेग्राउंड। आपने देखा होगा, आप झूला झूलने जाते हैं तो वो नहीं होता, वो फिसलने वाला जो झूला होता है, ठीक है, उस टाइप में। तो अगर वो स्लाइड करेंगे एक सही एंगल पे तो वो वापस बाउंस बैक हो जाते हैं इनसाइड इट विदाउट फॉलिंग आउट। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर वो सही एंगल पे करें तो वो एकदम सीधा सीधा नीचे चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों से नीचे भी गिर जाते हैं क्योंकि वो गलत एंगल पे बाउंस बैक कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ द लाइट स्टेज ट्रैप्ड इन द फाइबर। ठीक है, तो अभी हम अगर इसकी हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, देखो जो लाइट होती है ना वो फाइबर के अंदर
अंदर बाउंस करती है, जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल जो बाउंस करती है बिटवीन द वॉल्स, ठीक है। बट उसकी भी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो लाइट जो हमारी बाउंस कर रही है फाइबर के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इसकी भी ना दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक तो पहली ये, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताया था कि जो लाइट बाउंस कर रही है ना, इट मस्ट हिट एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जो लाइट आपकी जो हिट कर रही है वो एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो लाइट है ना आपकी, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तब वो ढंग से बाउंस बैक करेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। तो पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है बेसिकली। देखो, न्यूमेरिकल अपर्चर इज हाउ मच लाइट द फाइबर कैन कैच। ओके, आई नो आपको अभी ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू द एग्जाम्पल। इमेजिन कैचिंग द रेन विद अ बकेट, ठीक है। अब बारिश हो रही है, आप एक बकेट लेके बैठ गए हो, ठीक है। अब बकेट जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, मतलब यानी कि उसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा ड्रॉप्स वो अपने अंदर ले पाएगी, ठीक है। बट और भी ज़्यादा वो बाहर भी झलकेंगी ड्रॉप्स, ठीक है। और बकेट जितनी पतली होगी, ठीक है, वो उतनी ही कम ड्रॉप्स जो है वो ले पाएगी, बट उसमें से ना बाहर नहीं जाएंगे ज़्यादा ड्रॉप्स, ठीक है। आप कभी ये करके देखना, यू विल ऑब्जर्व दिस फैक्ट, ठीक। तो यही जो बकेट का हमारा ऊपर का जो एरिया है, उसी को यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर कहा गया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा, उतना ही हमारा वाइड एंट्री एंगल होगा, बट उसमें डिस्पर्जन भी ज़्यादा होगी। अब डिस्पर्जन क्या होती है? डिस्पर्जन इज द लाइट स्प्रेडिंग आउट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है ना हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी को फाइबर की, ठीक है। एंड इट डिफाइंस द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्सेप्टेंस एंगल भी बोलते हैं, एट विच द लाइट कैन एंटर इनटू द फाइबर। तो उसका ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा रूट अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा कहें तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n1 अंडर रूट 2 डेल्टा। और डेल्टा क्या है हमारा? डेल्टा है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा फाइबर टाइप्स। अब देखो, फाइबर जो होती है हमारी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। जो पहली फाइबर होती है वो होती है हमारी स्टेप इंडेक्स, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी ग्रेडेड इंडेक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, तो रेज जो होती है ना, टेक डिफरेंट पार्ट्स, और उसमें जो डिस्पर्जन होता है वो हाई होता है। तो बेसिकली जो हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर है, उसमें जो डिस्पर्जन होता है वो काफ़ी हाई रहता है। वहीं हमारा जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है ना, उसका जो कोर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, ठीक है। और जो रेज हैं वो आराम से बेंड करती है, तो जिससे क्या होता है, जो डिस्पर्जन होता है वो कम होता है। तो इन अगर सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमारा डिस्पर्जन ज़्यादा होता है, एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हमारा डिस्पर्जन होता है वो कम होता है। अब इसको अगर मैं आपको किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, तो स्टेप इंडेक्स इज लाइक द हाईवे विद सडन स्पीड बम्प्स, ठीक है। कोई हाईवे है, उसमें बहुत सारे स्पीड बम्प्स हैं, उसको आप स्टेप इंडेक्स की तरह इमेजिन कर सकते हो, और कार को आप लाइट रेस की तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो वो अनइवन पाथ लेंगी। और ग्रेडेड इंडेक्स को आप इमेजिन कर सकते हो एक स्मूथ रेस ट्रैक की तरह, जहाँ पे कार्स जो है वो नेचुरली कर्व करती हैं और एक साथ रहती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा सिंगल मोड वर्सेस द मल्टी मोड, एंड दिस इज आई थिंक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स, ठीक है। तो देखो, पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। जो हमारा सिंगल मोड फाइबर होता है ना, उसका कोर काफ़ी स्मॉल होता है, और मल्टी मोड फाइबर का जो कोर होता है ना, वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। एंड जो सिंगल मोड होता है उसका सिर्फ एक ही पाथ होता है, एंड मल्टी मीन्स ज़्यादा। तो मतलब उसके आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं, मल्टी मीन्स ज़्यादा। तो मतलब जो मल्टी मोड फाइबर होता है ना, उसके काफ़ी सारे पाथ्स होते हैं। अब सिंगल जो मोड फाइबर होता है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि लॉन्ग जर्नीज के लिए ना काफ़ी प्रेफरेबल रहता है सिंगल मोड फाइबर। और जो हमारा मल्टी मोड फाइबर होता है ना, इट्स गुड फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, ठीक है। अगर आपको कोई छोटा डिस्टेंस कवर करना है ना फाइबर के थ्रू, तो आप मल्टी मोड से करिए। अगर आपको लार्जर डिस्टेंस कवर करना है तो आप सिंगल मोड फाइबर का यूज़ करिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि उसका जो मॉडल डिस्पर्जन होता है वो 0 होता है, मल्टी मोड का हाई होता है, सिंगल मोड इज़ यूज फॉर लॉन्ग हॉल, एंड द मल्टी मोड इज़ यूज फॉर लैंड और द शॉर्ट डिस्टेंसेज। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। थिंक ऑफ द सिंगल लेन ब्रिज, ठीक है। जो हमारे सिंगल लेन ब्रिज होता है उसमें एक बार में एक ही कार जाती है, ठीक है, नो कन्फ्यूजन, एंड इट्स ग्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्योंकि वो सिंगल वे है, ठीक है। तो एक बार में एक ही कार जाएगी। बट जो हमारे वाइट सिटी में जैसे रोड्स होती है ना, डबल ट्रैफिक लेन होती है, बट उसमें
बीच में कोई डिवाइडर नहीं लगा होता है, ठीक है? तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन इट, ठीक है? तो बहुत सारी कार्स आती है, पर जो ट्रैफिक जैम होता है, डिस्पर्जन होता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है, एक ही रोड है, उसमें आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम को आप समझ लीजिए एक तरीके से डिस्पर्जन की तरह, तो वो ज़्यादा क्विकली हो जाता है, ठीक है? तो एंड आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा सिग्नल लॉस, दैट इज़ द एटेन्युएशन, ठीक है? अब देखो, जो सिग्नल होता है ना, वो वीक हो जाता है एज़ इट ट्रैवल्स, ठीक है? और जो हमारा सिग्नल लॉस होता है, वो हमारा डेसिबल पर किलोमीटर में मेजर होता है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है। तो देखो, एटेन्युएशन इज़ द रिडक्शन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ एज़ इट ट्रैवल्स डाउन। जो मैंने अभी लाइन कही, उसी को ही थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में है बेसिकली, ठीक है? तो जो हमारा सिग्नल लॉस है, जिसको हम कहते हैं एटेन्युएशन, उसका फॉर्मूला होता है 10/L log 10 P in by P out। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है? और इसकी जो बेस्ट विंडो होती है ना, वो होती है 1310 नैनोमीटर, जिसपे हमारा ज़ीरो डिस्पर्जन होता है, ठीक है? और इसकी जो 850 नैनोमीटर होता है ना, उसपे हमारा हाई लॉस होता है, एंड दैट्स फॉर मल्टी मोड, ठीक है? एंड 1550 मीटर पे हमारा मिनिमम एटेन्युएशन होता है, एंड इट्स प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग हॉल। अब इसको अगर मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, तो इमेजिन शाउटिंग डाउन अ लॉन्ग हॉलवे। बहुत लंबा सा हॉलवे है, आप उसमें चिल्ला रहे हो, ठीक है? अब द फार्दर योर वॉइस ट्रैवल्स, द वीकर इट गेट्स। अब आपने एक एंड से उस खाली हॉलवे में चिल्लाया, ठीक है? आपको जहाँ आप खड़े हो वहाँ तो आपको बहुत तेज आवाज़ सुनाई देगी, बट एट अ सर्टेन डिस्टेंस ना आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी। तो आपकी बेसिकली क्या हुआ, आवाज़ आपकी दूर तक जाते जाते फेड हो गई। तो इसी को ऐसे ही सिग्नल जो होता है ना, जब हमारा दूर तक जाता है ना, तो वो भी थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है? और इसी को ही हम एटेन्युएशन कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एटेन्युएशन टॉपिक। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पल्स ब्रॉडनिंग, जिसको हम डिस्पर्शन भी कहते हैं। देखो, जो पल्सेस होती है ना, वो हमारी स्प्रेड आउट हो जाती हैं, ओवरलैप होती हैं, कंफ्यूजन में होती हैं, ठीक है? बेसिकली उसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता है। तो इसी को मैंने टेक्निकल टर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है कि जो डिस्पर्जन होता है ना, वो लाइट पल्सेस को स्प्रेड आउट कर देता है इन टाइम एज दे ट्रैवल। इससे क्या होता है, हमारा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है? डिस्पर्जन हुआ, लाइट जो हमारी स्प्रेड आउट हो गई इन टाइम एज दे ट्रैवल, और इससे हमारा क्या हुआ, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है? और हमारी जो बैंडविड्थ हो गई, वो लिमिट हो गई। अब हमारी जो डिस्पर्जन होती हैं, वो भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। इंटर मॉडल में क्या होता है, डिफरेंट पाथ होते हैं, और इंट्रा मॉडल में क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, वो डिफरेंटली स्प्रेड करती हैं, ठीक है? तो अगर इसको मैं स्टोरी के थ्रू समझाऊँ या फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, सो थिंक ऑफ अ रनर्स इन अ रेस, ठीक है? अगर वो एक साथ स्टार्ट करेंगे, बट अलग अलग स्पीड पे रन करेंगे, तो वो अलग अलग टाइम पे फिनिश करेंगे। तो इसी चीज़ को हम डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है? आपका मैसेज जो होता है, वो जम्बल्ड हो जाता है बेसिकली, ठीक है? तो डिस्पर्जन इज बेसिकली स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट इन शॉर्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो है हमारा अदर लॉस मैकेनिज्म्स। अब तो हमारे बाकी के जो लॉस मैकेनिज्म्स होते हैं, वो क्या क्या होता है? पहला होता है हमारा रेलिंग स्कैटरिंग, ठीक है? रेलिंग स्कैटरिंग बेसिकली ना हमारा माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी जो फ्लक्चुएशंस होती है ना ग्लास में, उसकी वजह से होता है, और एक बहुत डोमिनेंट लॉस मैकेनिज्म है एट लोअर वेवलेंथ, ठीक है? और दूसरा होता है हमारा बेंडिंग लॉसेस। बेंडिंग लॉसेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो बेंडिंग एंड माइक्रो बेंडिंग, ठीक है? मैक्रो बेंडिंग में क्या होता है, रेडियस जो होता है बेंडिंग का, वो ज़्यादा होता है, एंड माइक्रो बेंडिंग में क्या होता है, जो पर्ट्यूबेशंस हैं हमारी फाइबर एक्सिस पे, उसकी वजह से होता है, ठीक है? ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से होता है माइक्रो बेंडिंग, तो ठीक है? मैक्रो बेंडिंग कब होता है, जब हमारी जो लाइट जो होती है ना, क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि लाइट जो आपकी क्रिटिकल एंगल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो रेलिंग स्कैटरिंग को अगर मैं ईजी वेज में कहूँ, तो इट्स लाइक टाइनी इम्परफेक्शंस स्कैटर्ड लाइट, ठीक है? एंड बेंडिंग लॉसेस को अगर मैं ईजी शब्दों में कहूँ, तो फाइबर बेंड्स टू मच, जिससे कि क्या होता है, लाइट जो होती है हमारी लीक आउट हो जाती है। फाइबर ज़्यादा मुड़ी, हमारी लाइट लीक आउट हो गई, तो वो बेसिकली हमारा बेंडिंग लॉस हो जाता है, ठीक है? और अगर मैं आपको इसके थोड़े एग्जाम्पल दूँ, तो इमेजिन शाइनिंग अ टॉर्च थ्रू द फॉग। अगर आप फॉग में टॉर्च को आपने कभी जलाया होगा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो बहुत स्कैटर करती है, ठीक है? या फिर अगर आप स्ट्रॉ को ज़्यादा बेंड कर देते हो शार्पली, तो वाटर क्या होता है, लीक आउट हो जाता है। तो सेम विथ फाइबर्स, ठीक है? जो पहले एग्जांपल मैंने दिया फॉग में टॉर्च लगाने का, वो रेलिंग स्कैटरिंग हो गया। एंड अगर आप अपनी स्ट्रॉ को ज़्यादा तेज से मोड़ दोगे, तो उसमें जो वाटर जो लीक आउट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो बेंडिंग लॉसेज है एक तरीके से, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे हम फाइबर फैब्रिकेशन टेक्निक्स के बारे में। तो फाइबर फैब्रिकेशन टेक्निक्स हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। तो अगर मैं आपको इनको सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना, तो एमसीवीडी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन। एज शोन इन द फुल फॉर्म, ये जो हमारी एमसीवीडी होती है ना, एक केमिकल रिएक्शन होता है इनसाइड द ट्यूब, ठीक है? फिर आता है हमारा ओवीडी। ओवीडी होता है हमारा आउटसाइड वेपर डिपोजिशन। एज द नेम सजेस्ट एंड एज द फुल फॉर्म सजेस्ट, ये होता है हमारा जो सूट जो होता है ना, हमारा डिपॉजिट कर दिया जाता है आउटसाइड अ रॉड, ठीक है? रॉड ऑफ अ
रोटेटिंग मैंड्रल, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैड होता है हमारा, वैड क्या होता है हमारा, वेपर फेस एक्सियल डिपोजिशन होता है, ठीक है। ये वर्टिकल डिपोजिशन होता है फॉर द लॉन्ग फाइबर्स। इसमें क्या होता है, डिपोजिट जो हम डिपॉजिट करते हैं वो वर्टिकली करते हैं। इससे क्या होता है ना, बहुत लंबी फाइबर्स में करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अगर इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, सो थिंक ऑफ मेकिंग अ कैंडी फ्लॉस, ठीक है। जो कैंडी फ्लॉस यानी कि वो आपने बुड्ढी के बाल खाए होंगे ना, उस टाइप में, ठीक है। तो जब आप उसमें ओके, आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, हमारे यहाँ तो बुड्ढी के बाल ही बोलते हैं ठीक है, वट एवर, तो द कैंडी फ्लॉस, ठीक है। तो जब आप उसको स्पिन करते हैं ना शुगर को केमिकल्स में अराउंड अ स्टिक, ठीक है। स्टिक को आप समझ लीजिए एक मैंड्रिल, ठीक है। सिक्स को मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैंड्रिल। तो क्या होता है, वो लेयर बाय लेयर बिल्डअप होता जाता है। अगर आपने कभी वो बनते हुए देखा होगा, तो आप एक स्टिक लगाते हैं तो उसमें लेयर बाय लेयर वो बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे ना फाइबर्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बात करें अगर हम एग्ज़ाम फोकस की, तो एग्ज़ाम में ना बेसिकली मैंने देखा था, तो उसमें न्यूमेरिकल एपरेचर से क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक्सेप्टेड एंगल से क्वेश्चंस थे वहाँ पे, जहाँ पे हमारा N1 और N2 वगैरह गिवन था, ठीक है। कुछ थ्योरी से क्वेश्चंस थे, जैसे कि स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स के बीच में डिफरेंस बताना, उनका वर्किंग प्रिंसिपल बताना और उनके डायग्राम्स के बारे में, ठीक है। थ्योरी में और बात करें अगर हम, तो बहुत सारी जो एटेनुएशन मैकेनिज्म्स है ना, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, रेलिन स्कैटरिंग हो गया, उनके बारे में बताना है। और कॉन्सेप्चुअल अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे सिंगल मोड फाइबर की तरफ से, विच इज़ प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, की मतलब जो सिंगल मोड फाइबर है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्यों प्रेफर्ड होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल सोर्सेज एंड उसके डिटेक्टर्स, जैसे कि एलईडीज, लेजर, स्पिन, एपीडी। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फुल सीरीज एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप माई वीडियो and to keep me motivated so that I post the next episode soon and help you crack your exams with good marks. तब तक के लिए bye bye, मिलते हैं next episode में।